वेस्ट अफ्रीका के दिल में एक नई और पावरफुल वॉइस उभर रही है जो कॉन्टिनेंट और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। उनका नाम है इब्राहिम ट्रॉरे। सिर्फ 35 साल की उम्र में वह बुर्किना फासो के मिलिट्री लीडर हैं। एक छोटा लैंडलॉक्ड देश जो रिसोर्सेज से भरपूर है लेकिन लंबे समय से गरीबी और इंस्टेबिलिटी से घिरा हुआ है। ट्रॉरे सिर्फ एक सैनिक नहीं है, वह खुद को एक रेवोल्यूशनरी, एक पैन अफ्रीकनिस्ट बताते हैं जो मानते हैं कि अफ्रीका की सच्ची इंडिपेंडेंस का समय आखिरकार आ गया है। वह सितंबर 2022 में सत्ता में आए, एक मिलिट्री कू का नेतृत्व करते हुए जिसने सुरक्षा और नेशनल डिग्निटी को रिस्टोर करने का वादा किया। तब से उनकी हर चाल को करीब से देखा गया है क्योंकि वह पुराने ऑर्डर को चैलेंज करते हैं और अपने देश के लिए एक नया रास्ता तय करते हैं। ट्रॉरे की प्रेसिडेंसी तक की यात्रा तेज और निर्णायक थी। सत्ता संभालने से पहले वह एक अपेक्षाकृत अनजान आर्मी कैप्टन थे जो दुनिया के सबसे कम उम्र के हेड ऑफ स्टेट बन गए। उनका टेक ओवर बुर्किना फासो में 1 साल के भीतर दूसरा कूप था जो देश को जकड़े हुए गहरे पॉलिटिकल टर्मोइल और फ्रस्ट्रेशन का संकेत था। लोग सरकार की वायलेंट इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी को रोकने में विफलता से थक चुके थे, जिसने लाखों लोगों को विस्थापित किया था और हजारों को मार डाला था। ट्रॉरे और उनके साथी ऑफिसर्स ने तर्क दिया कि पिछली लीडरशिप मिलिटेंट से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं कर रही थी। उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी का वादा किया जो नेशनल प्राइड और सेल्फ सफिशिएंसी में निहित थी, और उनके संदेश ने बदलाव और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के लिए बेताब आबादी के साथ रिसोंट किया। बुर्किना फासो और पूरे कॉन्टिनेंट में कई युवा अफ्रीकियों के लिए ट्रॉरे आशा और डिफायंस का प्रतीक बन गए हैं। वह एक ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे वे समझते हैं, यह सवाल करते हुए कि नेचुरल वेल्थ से इतना ब्लेसेड कॉन्टिनेंट दुनिया में सबसे गरीब क्यों है। वह अक्सर थॉमस संकारा, बुर्किना फासो के आइकॉनिक फॉर्मर लीडर जैसे पिछले अफ्रीकी रेवोल्यूशनरीज के शब्दों को दोहराते हैं जिन्होंने वेस्टी इन्फ्लुएंस को भी चैलेंज किया था। ट्रॉरे की पब्लिक अपीयरेंसेस अक्सर मिलिट्री फटीग्स और एक लाल बेरे में ताकत और दृढ़ संकल्प की एक छवि पेश करती हैं। वह अक्सर कहते हैं, द टाइम ऑफ स्लेवरी इन अफ्रीका अंडर वेस्टर्न रूल इज ओवर, एक शक्तिशाली बयान जिसने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई है। उनका उदय सिर्फ एक लोकल पॉलिटिकल इवेंट से कहीं ज्यादा है। यह साहेल क्षेत्र में हो रहे एक व्यापक बदलाव को दर्शाता है। नागरिक अब्रॉडी इंटरफेरेंस और इकोनॉमिक सिस्टम से इंक्रीजिंगली टायर्ड हो रहे हैं जो अफ्रीका की तुलना में वेस्टी शक्तियों को अधिक लाभ पहुंचाते प्रतीत होते हैं। वे ट्रॉरे में एक ऐसे नेता को देखते हैं जो आखिरकार खड़े होने और नहीं कहने को तैयार है। वह सिर्फ टेबल पर एक सीट नहीं मांग रहे हैं, वह कॉन्वर्सेशन की शर्तों को निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं। इस बोल्ड स्टैंस ने उन्हें कई लोगों के लिए एक नायक बना दिया है जो महसूस करते हैं कि उनके नेता पूर्व कॉलोनियल पावर से एड और एडवाइस स्वीकार करने के लिए बहुत इच्छुक रहे हैं, बजाय इसके कि वे अपनी शर्तों पर भविष्य का निर्माण करें। सत्ता संभालने के बाद इब्राहिम ट्रॉरे ने अपनी रेवोल्यूशनकारी बयानबाजी को ठोस नीति में बदलने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उनके पहले और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था 2023 की शुरुआत में बुर्किना फासो से फ्रांसीसी सैनिकों की वापसी का आदेश देना। दशकों से फ्रांसीसी सेना देश में मौजूद थी, आधिकारिक तौर पर आतंकवाद से लड़ने में मदद करने के लिए। हालांकि कई नागरिक उनकी उपस्थिति को औपनिवेशिक इन्फ्लुएंस की निरंतरता के रूप में देखते थे, जिसमें सुरक्षा में सुधार के मामले में बहुत कम दिखाया गया था। फ्रांसीसी बलों को निष्कासित करके ट्रॉरे ने एक स्पष्ट संकेत दिया, बुर्किना फासो अब अपनी रक्षा के लिए जिम्मेदार होगा और अब अपने पूर्व औपनिवेशिक शासक पर निर्भर नहीं रहेगा। इस कदम को पूरे देश में वास्तविक संप्रभुता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में मनाया गया। इसके बाद ट्रॉरे ने देश के विशाल खनिज धन, विशेष रूप से इसके सोने और यूरेनियम भंडार पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस को इन कीमती संसावेल्थों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, यह तर्क देते हुए कि देश के संसावेल्थों को पहले अपने लोगों को लाभ पहुंचाना चाहिए। उन्होंने नेशनीयकरण की एक प्रक्रिया शुरू की, अब्रॉडी स्वामित्व वाली खानों में अधिक राज्य स्वामित्व की मांग की और देश की पहली नेशनीय सोने की रिफाइनरी की स्थापना की। उनका सवाल, Why is Africa with so much wealth the poorest continent?
एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। उनकी सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि खनन से होने वाले मुनाफे का उपयोग विकास को वित्त पोषित करने, बुनियादी ढांचा बनाने और सामान्य बुर्किनाबे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जाए। ये आर्थिक पॉलिसियां ट्रॉरे के पैन अफ्रीकनिज्म के दृष्टिकोण के लिए केंद्रीय हैं। उनका मानना है कि अफ्रीकी नेशनों को अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए भीख मांगना बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय अपने स्वयं के आर्थिक भाग्य पर नियंत्रण रखना चाहिए। वह अफ्रीकी नेताओं के मुखर आलोचक रहे हैं जो वित्तीय सहायता की तलाश में दुनिया भर में यात्रा करते हैं, यह तर्क देते हुए कि यह निर्भरता के चक्र को बनाए रखता है। इसके बजाय वह औद्योगिकरण, कच्चे माल के स्थानीय प्रसंस्करण और अंतर अफ्रीकी व्यापार की वकालत करते हैं। एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण करके उन्हें उम्मीद है कि वे नव औपनिवेशिक संरचनाओं से मुक्ति पाएंगे जिन्होंने अफ्रीका को पीढ़ियों से गरीब रखा है। आर्थिक सशक्तिकरण के इस संदेश ने अवसरों के लिए उत्सुक युवा आबादी के बीच उपजाऊ जमीन पाई है। हालांकि ये साहसी सुधार अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है, जबकि कुछ सकारात्मक आर्थिक संकेत मिले हैं, जैसे कि अत्यधिक गरीबी में कथित कमी, देश अभी भी महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना कर रहा है। मुद्रास्फीति बढ़ी है और चल रहा सुरक्षा संकट नेशनल बजट पर दबाव डाल रहा है। क्रिटिक्सों को चिंता है कि उनका टकरावपूर्ण दृष्टिकोण बुर्किना फासो को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों और निवेशकों से अलग कर सकता है। आत्मनिर्भरता के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को संहोम शरत आबादी की तात्कालिक जरूरतों के साथ संतुलित करना एक कठिन काम है। ट्रॉरे की क्रांति की सफलता अंततः इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या ये पॉलिसियां बुर्किना फासो के लोगों के लिए सुरक्षा और समृद्धि में ठोस सुधार ला सकती हैं। इब्राहिम ट्राओरे का इन्फ्लुएंस बुर्किना फासो की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ है। वह समान विचारधारा वाले नेशनों के एक नए क्षेत्रीय गठबंधन के निर्माण के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जो वेस्टर्न डोमिनेंस का विरोध करने के लिए समान रूप से दृढ़ हैं। इस गठबंधन में माली और नाइजर जैसे पड़ोसी देश शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में सैन्य अधिग्रहण का भी अनुभव किया है और इसी तरह खुद को फ्रांस से दूर कर लिया है। साथ में इन नेशनों ने अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स का गठन किया है, एक आपसी रक्षा संधि जो इकोवेस जैसे स्थापित क्षेत्रीय निकायों के सीधे विरोध में खड़ी है, जिसे उन्होंने तब से छोड़ दिया है। यह नया गुट पश्चिम अफ्रीका में एक महत्वपूर्ण भू राजपॉलिटिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो अब्रॉडी दबाव के खिलाफ एक एकीकृत मोर्चा बनाता है। इस नए गठबंधन को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षण नाइजर में 2023 के तख्तापलट के दौरान आया, जब इसियोबाएस वेस्टी शक्तियों द्वारा समर्थित अपदस्थ नेशनपति को बहाल करने के लिए मिलिट्री इंटरवेंशन की धमकी दी, तो ट्रॉरे और माली के नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी किया। उन्होंने चेतावनी दी कि नाइजर पर कोई भी हमला उनके खिलाफ भी युद्ध की घोषणा माना जाएगा। इस साहसी घोषणा ने प्रभावी ढंग से आक्रमण को रोका और आपसी समर्थन और क्षेत्रीय संप्रभुता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की गंभीरता को प्रदर्शित किया। यह अफ्रीकी एकजुटता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था। यह दर्शाता है कि ये नए नेता एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के खिलाफ एक साथ खड़े होने के लिए तैयार थे, जिसे वे अपने मामलों में देखते थे। पूर्व वेस्टी भागीदारों के स्थान पर ट्रॉरे ने नए कोऑपरेशनियों की ओर रुख किया है, विशेष रूप से रूस की ओर। जैसे जैसे साहेल में फ्रांसीसी इन्फ्लुएंस कम हुआ है, रूस की उपस्थिति बढ़ी है। ट्रॉरे ने चल रहे विद्रोह से लड़ने के लिए सैन्य प्रशिक्षण और उपकरणों के रूप में समर्थन मांगते हुए मॉस्को के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए हैं। मई 2025 में उन्होंने रूसी नेशनपति से मुलाकात की, जिससे एक ऐसे रिश्ते को और मजबूत किया गया जिसे वेस्टी राजधानियों में चिंता के साथ देखा जाता है। ट्रॉरे के लिए यह एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है, अपने सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरणों को सुरक्षित करने का एक तरीका है, बिना उन राजपॉलिटिक बमवेल्थों के जो उन्हें लगता था कि वेस्टी सहायता से जुड़े थे। यह बदलाव साझेदारी में विविधता लाने और अपने स्वयं के कोऑपरेशनियों को चुनने के अफ्रीका के अधिकार पर जोर देने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। यह पुनर्संयोजन क्षेत्र के भू राजपॉलिटिक परिदृश्य को मौलिक रूप से नया रूप दे रहा है। ट्रॉरे, माली और नाइजर के नेताओं के साथ एक आंदोलन में सबसे आगे है, जो उपनिवेशवाद के बाद के क्रम को चुनौती दे रहा है। वे न केवल पुराने गठबंधन को खारिज कर रहे हैं,
बल्कि साझा साम्राज्यवाद विरोधी आदर्शों के आधार पर सहयोग के लिए एक नया ढांचा सक्रिय रूप से बना रहे हैं। उनकी कार्रवाई दुनिया को अफ्रीका के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रही है। संरक्षण की गतिशीलता से दूर होकर समान भागीदारों के बीच साझेदारी की ओर बढ़ रही है। क्या यह नया गुट स्थायी स्थिरता और समृद्धि प्राप्त कर सकता है? यह देखना बाकी है, लेकिन इसने निस्संदेह विश्व मंच पर एक शक्तिशाली और एकीकृत आवाज के साथ अपने आगमन की घोषणा की है। अफ्रीका और मुस्लिम दुनिया में अपनी बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद इब्राहिम ट्रॉरे को इमेंस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी लेगेसी को निर्धारित करेंगी। घर में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा दशक भर पुराना इस्लामी विद्रोह बना हुआ है, जिसे उन्होंने हराने का वादा किया था। हालांकि उनकी सरकार ने अधिक आक्रामक मिलिट्री स्ट्रैटेजी अपनाई है, हिंसा जारी है और कुछ क्षेत्रों में एथनिक टेंशन्स कथित तौर पर बिगड़ गए हैं। आलोचक उनके शासन पर असंतोष को दबाने, मीडिया को चुप कराने और यहां तक कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए कंस्क्रिप्ट करने का आरोप लगाते हैं। बुर्किना फासो में लोकतांत्रिक स्थान सिकुड़ गया है और उनके सैन्य शासन के तहत मानवाधिकारों के बारे में बढ़ती चिंताएं हैं। एक रेवोल्यूशनकारी का रास्ता अक्सर खतरों से भरा होता है और कई पर्यवेक्षकों का मानना है कि ट्रॉरे का जीवन खतरे में है। शक्तिशाली वैश्विक आर्थिक हितों को सीधे चुनौती देकर और संसाधन निष्कर्षण की लंबे समय से स्थापित प्रणालियों को बाधित करके उन्होंने शक्तिशाली दुश्मन बनाए हैं। विद्वानों ने चेतावनी दी है कि जो नेता इस तरह के रैडिकल चेंज का प्रयास करते हैं, जैसे उनके नायक थॉमस संकारा, अक्सर आंतरिक और बाहरी खतरों का सामना करते हैं। ट्रॉरे को एक नाजुक संतुलन बनाए रखना होगा, रेवोल्यूशनकारी उत्साह को बनाए रखना जिसने उन्हें सत्ता में लाया, जबकि स्थिर संस्थानों का निर्माण करना और समाज के पूर्ण मिलिटराइजेशन से बचना। उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा और उनके विजन की सुरक्षा एक लगातार चिंता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके वेस्टी विरोधी रुख और रूस को गले लगाने ने उन्हें एक प्रिकेरियस पोजीशन में डाल दिया है। हालांकि इसने उन्हें कई लोगों के बीच समर्थन दिलाया है, इसने पारंपरिक दाताओं और राजनयिक भागीदारों को भी अलग कर दिया है। इस रीअलाइनमेंट के दीर्घकालिक आर्थिक और राजपॉलिटिक परिणाम अभी भी सामने आ रहे हैं। उनके आलोचक तर्क करते हैं कि सच्ची संप्रभुता सिर्फ एक अब्रॉडी शक्ति को दूसरे से बदलकर हासिल नहीं की जा सकती है। वे सवाल करते हैं कि क्या उनके गठबंधन वास्तविक स्वतंत्रता लाएंगे या बुर्किना फासो को भू राजपॉलिटिक प्रतिद्वंद्विता के एक नए सेट में उलझा देंगे। ट्रॉरे के लिए चुनौती यह साबित करना है कि उनकी विदेश नीति वास्तव में उनके लोगों के हितों की सेवा कर रही है। अंततः इब्राहिम ट्रॉरे मॉडर्न अफ्रीकन लीडरशिप की जटिल और अक्सर विरोधाभासी प्रकृति का प्रतीक हैं। उनके समर्थकों के लिए वह एक नायक हैं, एक साहसी नेता जो अंततः अपने राष्ट्र को नव उपनिवेशवाद की जंजीरों से मुक्त कर रहे हैं और अफ्रीकन प्राइड को बहाल कर रहे हैं। उनके क्रिटिक्सों के लिए वह एक निरंकुश हैं जिन्होंने अवैध रूप से सत्ता हथिया ली है और लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। सच्चाई कहीं बीच में हो सकती है। जो निर्विवाद है वह यह है कि उन्होंने अफ्रीका के भविष्य के बारे में एक शक्तिशाली बातचीत शुरू की है। वह आत्मसम्मान, संप्रभुता और दुनिया के धन में एक उचित हिस्से की मांग करने वाली पीढ़ी के लिए आवाज बन गए हैं। उनकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है, लेकिन यह पहले से ही एक नए अफ्रीका के लिए चल रहे संहोम्श में एक निर्णायक अध्याय है।